हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम की वीडियो में हम लोगों ने एक अपना बेहद ही इम्पोर्टेंट लेसन फिनिश किया था जिसका नाम हम लोगों ने रखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमें अब आगे केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को अबव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। आप लोगों ने पाउलिस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझा। आप लोगों ने हुंस रूल के भी बारे में पढ़ के रखा है। तो ये रूल काफ़ी बेसिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आगे समझने के लिए। इसके बाद हम लोग एक और अच्छे इन द सेंस जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी ऐसे लेसन की तरफ चलते हैं जिसका नाम हम लोग देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है इस लेसन का? केमिकल बॉन्डिंग। नाउ केमिकल बॉन्डिंग, इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, बॉन्ड्स बनते समय एटम्स के बीच में कैसे चेंजेस होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हो सकते हैं, कि कैसे कितने कितने बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कैसे कैसे बन सकता है, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये भी शायद हम लोगों को इस यूनिट में पता चलेगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी थियरीज को फॉलो कराना होता है, ये सारी और बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग इस लेसन के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बॉन्ड, दैट इज़ केमिकल बॉन्ड। नहीं तो आप लोग सोचेंगे सर जेम्स बॉन्ड, तो भैया जेम्स बॉन्ड तो हॉलीवुड में चलता है, केमिस्ट्री में तो ये अलग बॉन्ड चलता है। राइट नाउ बॉन्डिंग का मतलब क्या, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या? जैसे आप लोग किसी भी एटम को देखिए, जैसे ये लीजिए, मैंने एक सिंपल मॉलिक्यूल रख दिया आपके सामने NaCl। तो सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में ये जो डैश है ये क्या है? बॉन्ड है। सर पता है हमें? हाँ, डिफाइन करो कैसे होगा, डिफाइन करेंगे। इसका काम क्या है सर? इसका काम क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं, बस हम लोग डैश ऐसे लिखते हैं और बॉन्ड बता देते हैं, है ना। तो इसका एक्चुअल काम क्या है? क्या आपको ये नहीं लगता कि इस मॉलिक्यूल के अंदर इस बॉन्ड ने इन दोनों एटम्स को आपस में होल्ड करके रखा है? बिल्कुल लगता है, बॉन्ड वही होता है। हम लोग उसे ऐसे डिफाइन करा सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, between two atoms in a molecule or ion is called as chemical bond। सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं? बॉन्ड कह सकते हैं। तो बॉन्ड क्या है? इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, और इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इन द मॉलिक्यूल और आयन। मॉलिक्यूल और आयन के बीच में, मॉलिक्यूल एंड आयन, इसमें दो एटम्स को होल्ड करने का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। राइट नाउ अब सोचते हैं कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है एंड केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। तो बॉन्ड जनरली क्यों बनता है, कैसे बनता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बनता है, या फिर दूसरा तरीका बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके कारण? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बॉन्ड बनता है। हाँ सर, अब ये पॉइंट सोचने वाला है क्योंकि आगे आप लोगों को ये भी तो क्वेश्चन आएगा। मान लिया सर आपका कहना कि बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन? बराबर है ना, कौन से इलेक्ट्रॉन? तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? तो जनरली इन्वॉल्वमेंट होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा क्या आप कहते हो सर? नहीं, मैं कहा, छोटा सा केमिस्ट, मेरे से बड़े बड़े कई केमिस्ट हैं दुनिया में, उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी है। अब हमें उसे यूटिलाइज करके इस सब्जेक्ट का नॉलेज लेना है। तो बॉन्ड क्या है ये हमने समझा। बॉन्ड कैसे बन सकता है? तो बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन से इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। और ये सब इंफॉर्मेशन हमें किसने दिया? तो ये दिया हमें
कोसेल एंड लेविस, दैट इज एक छोटी सी हेडिंग बनती है, कोसेल एंड लेविस अप्रोच, इसे मैं छोटा सा नाम देके रखता हूँ, पूरी हेडिंग आपके टेक्स्ट बुक में होगी। दैट इज कोसेल एंड लेविस अप्रोच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने हमें ये बताया कि जब कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा तो केमिकल बॉन्ड बनते समय एटम का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टेबल कैसे होता है एटम, तो जब कोई एटम बॉन्ड बनाने के बारे में सोचता है तो इट ट्राई टू अक्वायर द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नियर इनर्ट गैस। वो क्या करता है, अपने से बाजू में रहने वाले इनर्ट गैस के समान स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। सर मतलब इनर्ट गैस स्टेबल है? हाँ, इनर्ट गैसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि इनफैक्ट इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। एंड वो स्टेबल क्यों होते हैं? वो स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखकर बता सकते हैं NS2 NP6। N मतलब वैलेंस शेल, बराबर है, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर होगा वही। तो NS2 NP6 टोटल देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। तो जो इनर्ट गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहो तो चेक कर लीजिए। सपोज फॉर एग्जांपल नियॉन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना पढ़ के रखा है आप लोगों ने? 10 पढ़ के रखा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया आपने? कभी 2 and 8 दिया होगा। देखिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8 रहेंगे। सो देयरफॉर जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है वो ये कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं? तो बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय द गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेविस ने हमें ये समझाया कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो आता है, लेकिन ये लाने के लिए सिर्फ वैलेंस शेल के अंदर के इलेक्ट्रॉन का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंड ऐसा करते समय इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि जब कोई एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम लोग उसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब होता है 8। क्या कहते हैं हम लोग उसे? ऑक्टेट कहते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। बट इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन एंड लिथियम, ऐसे एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए इनके एटॉमिक नंबर ऐसे है भैया, और इनके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, 8 नहीं आ सकते। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करेंगे, ये एलिमेंट्स अपना डुप्लेट पूरा करते हैं। क्या करते हैं? पूरा डुप्लेट पूरा करते हैं। मतलब सर ऑक्टेट एंड डुप्लेट, हाँ ये 2 कंसेप्ट है। ऑक्टेट का कहना क्या हो रहा है कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, शेयर करेगा किसी दूसरे एटम के साथ। किस लिए? ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 8, जिसे हम लोग क्या कहने वाले? ऑक्टेट। एंड यही कहना होता है ऑक्टेट रूल का। अब इस रूल का कहना क्या है जरा देखिए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड an element gain, lose or share its electron so that its valence shell, मतलब ऑर्बिट, वैलेंस शेल कंटेन्स 8, जिसे हम लोग कहेंगे ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसका कहना क्या है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड एन एलिमेंट गेन, लूज और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन सो दैट इट्स वैलेंस शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि इस रूल के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो जब भी कोई एलिमेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लूज कर सकता है या फिर शेयर कर सकता है, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों?
क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन किसके वैलेंस में होते हैं, इनर्ट गैसेस के, एंड देयरफॉर उनका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। सो देयरफॉर एटम्स जब भी कोई बॉन्ड बनाता है तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। हाउएवर यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन मैंने आपको बता के रखा है, हाइड्रोजन एंड लिथियम। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकते, ये क्या पूरा कर लेंगे, अपना डुप्लेट पूरा कर लेंगे। मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, तो दैट इज ओनली 2 जा सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम लोग जनरली 2 टाइप के बॉन्ड इस यूनिट में पढ़ते हैं, इनफैक्ट तीसरे टाइप का भी बॉन्ड हो सकता है, राइट। सबसे पहला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट द आयोनिक बॉन्ड। नाउ आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इसका पहले मीनिंग समझते हैं। सर आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या पढ़ा आप लोगों ने, 2 एटम या फिर 2 एटम को आपस में जोड़ के रखने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, सर 2 आयंस को आपस में जोड़ के रखने वाला फोर्स। हाँ, 2 आयंस को आपस में जोड़ के रखने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड डेफिनेटली कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड कह सकते हैं। अब हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में समझा, चलो एग्जांपल देखते हैं कि किस किस कंपाउंड में आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन किया था, सर इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 आयंस। हाँ, इसे हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और वो डेफिनेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड which is formed by the complete transfer of electron, it is called as ionic bond। देखिए क्यों ऐसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इस एग्जांपल में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फिनोमिना दिखेगा। सपोज करिए आप लोगों को सोडियम क्लोराइड अगर बना के दिखाना है, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम ये लिखते हैं NaCl, एंड इसमें आपको दिख रहा है कि एक एटम सोडियम का है और एक एटम किसका है, क्लोरीन का है। नाउ सोडियम की अगर आप बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या लेते हैं, 11, एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें अलग अलग शेल में तो ये होता है 2, 8 एंड 1। वही अगर आप लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये हो जाता है 2, 8 एंड 7। तो जब सोडियम क्लोराइड बनेगा तो सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो सकता है, जरा सोचिए। हम लोगों को एक चीज़ पता है कि सोडियम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने दिया 2, 8, 1, इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। सपोज मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट, 2, 8, 1। ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इस इलेक्ट्रॉन को आप लोग कहते हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन सा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है वही। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो सर फिर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हम कैसे दिखा सकते हैं, क्या 7 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते, देखिए है ये 7 इलेक्ट्रॉन। ना इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 माना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या माना हम लोगों ने 2, 8 एंड 7। जब ये आपस में कंबाइन होने की कोशिश करता है तो ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। अब ऑक्टेट रूल का कहना क्या आप लोगों को याद है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जब भी कोई एटम केमिकल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लाने की कोशिश करेगा, और ये करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। सोचिए अगर मैंने इस सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा दिया
तो क्या बचेगा 2 and 8। हाँ सर इसके आउटर मोस्ट शेल, अब इसका आउटर मोस्ट शेल ये बनेगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। मीन्स जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसके ऊपर +1 का चार्ज हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 टोटल कितना 10, मतलब किसके समान आ गया, ये नियॉन के समान आ गया। अब एक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो कौन ले लेगा, क्लोरीन। और क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सोचिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो जगह कहाँ पर, आउटर मोस्ट शेल में। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 2 8 8, मतलब टोटल क्या 18। एंड 18 किसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आर्गॉन का हो जाएगा। एंड क्लोरीन कन्वर्ट हो गया Cl निगेटिव में। अब ये जो क्लोरीन कन्वर्ट हुआ Cl निगेटिव में, एंड जो आप लोगों को सोडियम का आयन मिला, सोडियम का कैटायन मिला, इस सोडियम के कैटायन और क्लोरीन के एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होके जो बॉन्ड बनेगा, इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी तो दिखा सकते हैं। टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 8 हो गए, ये एक आ गया। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा NaCl। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड है, राइट। एंड इसे हम लोग कह सकते हैं फिर आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड का एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप लोग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आयोनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिसमें कैटायंस एंड एनायंस ये आपस में होल्ड करके रखते हैं बाय मीन्स ऑफ द आयोनिक बॉन्ड, कह सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नई डेफिनेशन मिलती है आयोनिक सॉलिड्स की, क्या हो जाएंगे आयोनिक सॉलिड्स, द सॉलिड्स इन विच cation and anion, cations and anions are held together by ionic bond, कह सकते हैं बाय आयोनिक बॉन्ड। ऐसे सॉलिड्स को हम लोग कौन से सॉलिड्स कहेंगे, आयोनिक सॉलिड्स कहेंगे। ना इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग दिखा सकते हैं, that is formation of calcium chloride। नाउ कैल्शियम क्लोराइड के बारे में सोचिए, अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को देखते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सर इसमें एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन के एटम है, हाँ है। सोचिए इनके बारे में, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों ने क्या दिया है 20। एंड आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस में इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जब देखा, इलेक्ट्रॉन को जब अलग अलग शेल में आप लोग इसके डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये होता है 2 8 8 2 हो गया 20। एंड रही बात क्लोरीन की, तो क्लोरीन के बारे में तो पता है सर 17 इसका एटॉमिक नंबर है। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ये कुछ ऐसा है 2 8 and 7। नाउ जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे एंड बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ। क्यों ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि ये कंबाइन हो रहा है 2 क्लोरीन के एटम के साथ, इन दोनों को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ना क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सर 7 देखा था हमने, तो यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ना सोचिए जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन को अप्रोच करेंगे तो कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ डोनेट कर देगा एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूसरे क्लोरीन की तरफ डोनेट करेगा। क्यों, ऐसा करने से क्या होगा सर, तो आप लोग सोचिए कि क्या कहीं ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कैल्शियम जो है ये कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पॉजिटिव आयन में। एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 8 and 8। और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया, आर्गॉन का बन गया, आर्गॉन का इनर्ट गैस आ गया। क्लोरीन का, इस क्लोरीन की हालत देखिए सर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जब आया, पहले इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन जब आया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एनायन में। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया 2 8 8, ये किसके समान हो गया, आर्गॉन। सिमिलरली दूसरे क्लोरीन एटम का भी तो वही हाल हुआ,
सर यहाँ पर ट्वाइस लिखे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये देखिए दूसरे क्लोरीन के एटम का हाल ये कुछ इस तरीके से एनायन बनाएगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन 288 है एंड ये हो जाएगा एर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ये जो आयंस बने, इन आयंस की खासियत देखो, इन दोनों के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक क्लोरीन के ऊपर तो -1 है सर, हाँ 2 क्लोरीन के ऊपर -2 हो गया। तो ये जो आयंस बनकर आ गए कैल्शियम 2+ एंड क्लोरीन के 2 एनायंस, ये आपस में कंबाइन होंगे बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो आप लोगों को कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा, जिसे आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। देखिए करा सकते हैं। और ये जो बॉन्ड्स बने, इन बॉन्ड्स को आप लोग कौन से बॉन्ड्स कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जिन सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट है वो आयोनिक सॉलिड्स हो गए। तभी तो आपने ऐसी डेफिनेशन दी थी आयोनिक सॉलिड्स की। देखिए द सॉलिड्स इन विच कैटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड्स। और ये इसके एग्जांपल। अब मैं आप लोगों को अपने तरफ से एग्जांपल देता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड के बारे में आप लोग बनाकर देखिए, आप लोग मैग्नीशियम फ्लोराइड के बारे में फॉर्मेशन बना के देखिए और पता करिए कि क्या ये कंपाउंड्स आयोनिक है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द आयोनिक सॉलिड्स एंड लैटिस एंथैल्पी। आयोनिक सॉलिड्स एंड लैटिस एंथैल्पी ये क्या होता है? तो सर आयोनिक सॉलिड का मीनिंग तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। आयोनिक सॉलिड का मीनिंग आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा। क्या पढ़ा था आयोनिक सॉलिड का मीनिंग? द सॉलिड in which cations and anions are held together by ionic bond। ऐसे सॉलिड्स जिसमें कैटायन और एनायन आपस में जुड़े होते हैं, किस तरीके से जुड़े होते हैं? बाय मीन्स ऑफ द आयोनिक बॉन्ड्स। लेकिन ये जो फॉर्मेशन ऑफ आयंस है, बराबर है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयोनिक बॉन्ड्स किसको जोड़ता है? आयंस को। और जब आयंस आपस में जुड़ जाएंगे तो सॉलिड कैसा बनेगा? आयोनिक सॉलिड। लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ आयंस है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस डिपेंड्स ऑन द एज। एज मतलब क्या? हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर या फिर इफेक्टिवनेस। डिपेंड ऑन द एज विथ विच an atom can lose or gain electrons। Right? Formation of ion depends on the age with which an atom can lose or gain electron। Now ionic solids का फॉर्मेशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं? जरा ये सोचो। सपोज करिए कि कोई भी एक मेटल है जो कि गैसियस स्टेट में है। सर मेटल गैसियस स्टेट में कैसे? तो ऑब्वियसली उसे मेल्ट करेंगे, देन बॉईल करेंगे, देन वेपराइज होगा। तो ये मेटल गैसियस स्टेट में जब है तो इसमें से अगर आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज। ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। एंड इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होती है जिसे हम लोग एंथैल्पी कहते हैं, इसे आप लोग कहते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा IH। राइट, यह है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। एंड X, सपोज करिए कोई नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट होता है इनटू द एनायन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन गेन होते समय जो एंथैल्पी चेंज होती है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा EgH। नाउ अब आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों स्टेप में हमारे पास गैसियस कैटायन एंड गैसियस क्या बन के आ गया? एनायन।
तो गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो ये बना देगा MX, कंपाउंड बना, लेकिन किस स्टेट में बनेगा, पहले गैसियस एंड देन आफ्टर ये जब क्रिस्टलाइज होगा, ये क्रिस्टलाइज जब होगा तो ऐसे केस में ये अब सॉलिडिफाई हो गया। तो ये आयोनिक कंपाउंड इस तरीके से बनता है। नाउ यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है डेल्टा IH इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एंड अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये कभी पॉजिटिव भी हो सकती है एंड कभी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसके केस में कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नाउ जो आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं ये जनरली कब बनते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है, ये याद रखिए, इतना बड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैं यहाँ लिखूंगा नहीं। आयोनिक कंपाउंड का बनना इजी कब होता है, जब किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है। मीन्स सपोज करिए कि आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कब होती है, व्हेन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH इज लोअर एंड अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये कैसे होनी चाहिए, मोर निगेटिव होनी चाहिए, तब जाके इजीली आयंस बनते हैं। एंड आयंस अगर इजीली बनेंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफ़ी अच्छा होगा, आपको क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग आयोनिक कंपाउंड मिलेगा। ना ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है आयोनिक कंपाउंड बनने की, सबसे पहले तो किस स्टेट में होगी, गैसियस स्टेट में होगी। एंड गैसियस आयोनिक कंपाउंड बनने के बाद धीरे धीरे वो क्रिस्टलाइज होगा एंड क्रिस्टलाइज होने के बाद आप लोगों को उसका जो क्रिस्टल लैटिस मिलेगा उसमें कैटायंस एंड एनायंस एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज हुए मिलेंगे। मीन्स जो आयोनिक सॉलिड है उसमें आयंस जो होते हैं दीज आर अरेंज इन द डेफिनाइट मैनर, मतलब क्या, कैटायन इज सराउंडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ एनायन एंड एनायन इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द फिक्स नंबर ऑफ द कैटायंस। ये होता है आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन का कंसेप्ट। और जब वो क्रिस्टलाइज होता है तो क्रिस्टलाइज होते समय बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसका क्रिस्टल कैसे होगा। ओवरऑल स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, कैटायन का साइज, आयन का साइज, फिर उनके बीच का अट्रैक्शन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके ऊपर है डिपेंड, बराबर है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आयोनिक कंपाउंड बनते समय एनर्जी चेंजेस कितने होते हैं, एनर्जी इवॉल्व और एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होती है, उसके हिसाब से भी हम लोग आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को पता कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स हम लोग पता कर सकते हैं। अब देखो, मैंने जो आपको आयोनिक सॉलिड्स का इतना बड़ा इंफॉर्मेशन अभी दिया, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने इसकी बात की थी, मेटल एंड एक्स के बीच में जो कंपाउंड बना था MX, यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे थे, तो सर पहले मेटल का गैसीय स्टेट में लाकर आयोनाइजेशन किया था, एक्स ने इलेक्ट्रॉन लिया था, बराबर है, फिर दोनों आपस में जुड़कर गैसियस कंपाउंड बना रहे थे और बाद में सॉलिडिफाई होके सॉलिड बना रहे थे। तो ये देखिए उसका एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सोडियम को पहले गैसियस स्टेट में लाने के बाद उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा, दैट इज आयोनाइजेशन। जब इसका आयोनाइजेशन होता है तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कितनी लगती है, दैट इज 495.8 किलोजूल पर मोल। मतलब एक मोल सोडियम अगर आपके पास है और उसमें से एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इतनी एनर्जी आप लोगों को उसे देनी पड़ेगी, तब जाके वो एक मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। नाउ वो जो एक मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो एक मोल एटम क्लोरीन का लेगा। तो जब क्लोरीन का एटम गैसीय स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन के एनायन में, जो कि खुद गैसीय स्टेट में है। एंड ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन होते समय जो एंथैल्पी चेंज होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, -348.7 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, देन ये दोनों आयंस, ये दोनों के दोनों आयंस जब आपस में जुड़ेंगे तो सोडियम क्लोराइड गैसियस स्टेट में बनेगा। एंड इस प्रोसेस में देखिए हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा मैंने प्लस लिखा है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है। एंड कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, 147.7। जब सोडियम क्लोराइड गैसियस स्टेट में से सॉलिड स्टेट में अब आएगा तो सॉलिड स्टेट में आते आते वो क्या करता है, स्टेबिलिटी को गेन करता है। और स्टेबिलिटी को जब गेन करता है तो वो एनर्जी को लॉस करता है, इवॉल्व कराता है। तो एनर्जी इवॉल्व जो होती है ये होती है 788 मैंने ऐसा कहा 788 किलोजूल पर मोल। तो ये निगेटिव एनर्जी है, मतलब रिलीज हुई है। इस तरीके से आयोनिक क्लोराइड आयोनिक सॉलिड बनेगा, जिसका एग्जांपल हमने लिया सोडियम क्लोराइड। नाउ यहाँ पर ये जो एनर्जी है इसे हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड। इनफैक्ट लैटिस एंथैल्पी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू द गैसियस कंपोनेंट। मतलब क्या, मीन सपोज करिए मैं NaCl को लेता हूँ सॉलिड स्टेट में एंड इसे मैं डिसोसिएट कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, किसमें, Na पॉजिटिव गैस एंड Cl निगेटिव गैस। तो ये करने के लिए मुझे जो एनर्जी लगती है इसे मैं क्या कहने वाला हूँ, लैटिस एंथैल्पी। देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट है, ये कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू द गैसियस कंपोनेंट, इसे हम लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। मीन्स सोडियम क्लोराइड का अगर लैटिस एंथैल्पी हम लोग देखें तो वो कितना हो जाएगा, 788 किलोजूल पर मोल। सर ये क्या है, तो ये तो एनर्जी रिलीज हुई थी इसके फॉर्मेशन में, और लैटिस एंथैल्पी मतलब इसे तोड़कर हमें सेपरेट करना है, सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट करना है। तो उसके लिए जो एनर्जी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, बराबर है, वो एनर्जी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू द गैसियस कंपोनेंट, इसे आप लोग कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब देखो मैंने हेडिंग दी है, वेरिएशन इन लैटिस एंथैल्पी फॉर सेम एनायन एंड डिफरेंट कैटायंस। इसका मतलब क्या होता है, मतलब अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स जिसमें एनायन सेम है लेकिन कैटायन क्या है, डिफरेंट है। इसमें एक पहली केस लैटिस एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो लैटिस एंथैल्पी इंक्रीजेस with the increase in charge on cation। देखिए मैंने क्या लिखा है कि कैटायन के ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इन कंपाउंड्स के तरफ ध्यान दें, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं, देन इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं एंड NaCl को लेते हैं। जरा सोचो यहाँ पर तीनों ही केस में एनायन क्या है, सेम है, बराबर है, लेकिन कैटायन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ अगर आप लोग इन्हें सेपरेट आउट करके इनके ऊपर के आयंस के चार्जेस को देखें तो क्लोरीन के ऊपर हमेशा चार्ज क्या है, -1, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर कितना है, 3+, कैल्शियम के ऊपर कितना है, 2+, एंड सोडियम के ऊपर कितना है, +1। तो जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से क्या हमें लैटिस एंथैल्पी का ऐसा ऑर्डर मिलेगा, लैटिस एंथैल्पी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द चार्ज। यहाँ पर चार्ज सबसे ज़्यादा है, सो देयरफॉर इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देन सेकेंडली लैटिस एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। देखिए क्या लिखा है मैंने कि लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होती है जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी
एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड, एज कंपेयर टू पोटेशियम फ्लोराइड। क्यों ऐसा? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये जो तीन एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों ऐसे होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, एंड डाउन द ग्रुप इनका जो साइज होता है, ये साइज इंक्रीज होता है। तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। इसका साइज सबसे छोटा है, मतलब इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इसका साइज बड़ा है, इसलिए इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या है? कम है। तो ये आयोनिक कंपाउंड्स एंड उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने समझा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब तक हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड एंड उससे रिलेटेड आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ये पढ़ा। अब मैंने हेडिंग दे के रखी है कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी लिख के रखी है। लेकिन इसे समझने से पहले क्या हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड में आप लोगों ने देखा कि बॉन्ड कैसे बनता है? तो सर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया था? ट्रांसफर हो गया था। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता। कोवैलेंट बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो या फिर काफ़ी कम हो। देखिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच एग्जिस्ट ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। मतलब क्या? तो दो ऐसे एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, या फिर दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी कम होगा, ऐसे केस में आप लोगों को कौन सा बॉन्ड मिलता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इनफैक्ट कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स ऐसा बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, राइट? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कैसे होती है देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। देखिए अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? सर जब दो हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा। हाँ, सपोज करिए ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है, तो ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर 1 है। सर हाँ, एटॉमिक नंबर 1 है एंड इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। चलो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करा देता हूँ। चलो इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करा देता हूँ, ठीक है। एंड दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये लीजिए, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसका भी तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ना इस केस में क्या होगा? इस केस में ऑक्टेट तो फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन डुप्लेट फॉलो हो सकता है। कैसे? ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? इस दूसरे हाइड्रोजन एटम के 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गया। मतलब इसका क्या पूरा हो गया? डुप्लेट पूरा हो गया। एंड ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 आ गए। सो देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व दैट कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब बना होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इस तरीके से शेयरिंग हुआ है, देखिए, और इनके बीच में बन गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 अलग अलग एटम के, मतलब एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर हो गई। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बना, इसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड तो कहते हैं, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। इसे आप लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हो। एंड इसे रिप्रेजेंट करते बाय डैश, मीन्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल अगर ले, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन शो कराते हैं। नाउ क्लोरीन की अगर बात करें तो सोचिए, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या लेते हैं आप लोग? 2, 8 एंड 7 लेते हैं, बराबर। नाउ अगर हम लोग इसके साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कराना चाहे तो क्या ऐसे करा सकते हैं? बिल्कुल। दूसरा क्लोरीन देखिए, दूसरा क्लोरीन ये हो गया ऐसे। नाउ जब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनने जाएगा, मतलब 2 क्लोरीन के एटम्स आपस में अप्रोच करेंगे, तो ऐसे केस में ऑक्टेट रूल पूरा होना चाहिए। तो ऑक्टेट रूल पूरा होने के लिए ये जो क्लोरीन के एटम्स हैं,
ये क्लोरीन के एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग कराएंगे। कैसे, देखिए ये क्लोरीन जिसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कराएगा, राइट। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 7 इसके खुद के, 1 इसका। हाँ, शेयरिंग करते समय इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़कर दूसरे एटम में नहीं जाता, सिर्फ उसके तरफ शिफ्ट होता है, सरक जाता है। एंड ये क्लोरीन का एटम क्या करेगा फिर, तो सर ये पहले वाले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या हो गई, शेयर हो गई। मीन्स क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है इसे आप लोग ऐसे शो करिए या नहीं करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे आप लोग ऐसा लिख कर दिखा सकते हैं। यह है क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही बना, बराबर। सर ऐसे मॉलिक्यूल भी तो हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है। हाँ, दोनों अलग अलग। अभी जो 2 एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़े, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल सेम एटम के बीच में बने हुए मॉलिक्यूल्स का था। चलो, अगर आप लोग वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो H2 मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए। अब ये कैसा बना होगा, तो सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 होता है। हाँ, एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 6। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट कराता हूँ, देखिए। एंड ये कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, 2। तो एक साइड में एक हाइड्रोजन रख देते हैं, दूसरे साइड में दूसरा हाइड्रोजन उसके इलेक्ट्रॉन के साथ। नाउ ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का एंड एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का अपने साथ शेयर करा लेगा। ऐसा करने से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। हाँ, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इसका क्या हो गया, पूरा डुप्लेट। मीन्स वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग को अगर देखें तो ये ऐसा है। सर अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बची, इसे क्या कहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बची इसे हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, एटम के पास है, बराबर है ना। बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन एटम के पास अवेलेबल है। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के सेंट्रल एटम को देखें तो कार्बन है और ये 4 क्लोरीन के साथ कंबाइन होने वाला है। तो 4 क्लोरीन मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ। अब आपको क्लोरीन के बारे में पता है कि सर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये लो 7 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के, 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के, ये तीसरे क्लोरीन के हो गए एंड ये हो गए चौथे क्लोरीन के। नाउ क्लोरीन, इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 च। कार्बन के बारे में सोचो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 4, 2 and 4। मतलब 4 कहाँ पर है, आउटर मोस्ट शेल में। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ। और कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4। तो पहले क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो जरा सोचो, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसका ऑक्टेट हो गया पूरा। हाँ सर, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस क्लोरीन को देखिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस क्लोरीन को देखिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। नाउ अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा कराना है, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा कराना है तो कार्बन क्या करेगा, 4 क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करेगा। देखिए बन गया कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कैसा आया, सिंगल आया सिंगल। इससे हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल हमने यहाँ देखे, ये सारे के सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के हैं। अब मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं। मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स, मल्टीपल मतलब क्या, एक से ज़्यादा। तो हाँ, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जिसका एग्जांपल लेते हैं, चलिए ऑक्सीजन। सोचिए इसके बारे में। अगर आप लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 and 6 होता है। एंड एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को अब मैं ऐसे लिखता हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से, वैलेंस वाले। तो दूसरे के 6 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सोचिए अब एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो ये लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा ऐसे बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम। एट द टाइम ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितनी पेयर शेयर हो गई, 2। एक पेयर एक बॉन्ड, दूसरी पेयर दूसरा बॉन्ड। मीन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। एंड चाहे तो आप इन इलेक्ट्रॉन्स को बचे हुए दिखाइए जो कि लोन पेयर्स हैं, या नहीं दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बारे में सोचिए अब, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। सर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 and 5, मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके 5 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करा देता हूँ, ठीक है, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरा एटम लेते हैं, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए, मैं इसके 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन को शो कर देता हूँ। नाउ नाइट्रोजन एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 3। तो ये क्या करेगा, पहला जो नाइट्रोजन का एटम है ये दूसरे नाइट्रोजन के एटम के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। देखिए ऐसा करने से इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। दूसरे नाइट्रोजन के बारे में सोचिए तो सर ये पहले वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जी हाँ। अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। सर मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में अगर हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर हो रही है, 1 2 3। इसका मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। एंड जब नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते हैं तो इसके पास एक क्या है, लोन पेयर है, एक नाइट्रोजन पे और दूसरे नाइट्रोजन एटम पे भी। तो ये है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, जहां पर आप लोगों ने देखा कि मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, राइट, मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो हमने सेम एटम्स के केस में देखा, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल भी बनते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, CO2 का, कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो इसे अगर मैं ऐसे अरेंज करता हूँ तो अब आप लोग सोचिए, आपको ऑक्सीजन की हालत पता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है सर, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 2 and 6। तो दूसरे ऑक्सीजन की हालत भी यही है, ठीक है। नाउ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 2 and 4। इसके 4 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे शो करा देता हूँ। सोचो अब ऑक्सीजन के ऑक्टेट्स को पूरे कराओ तो सर ये ऑक्सीजन जब अपना ऑक्टेट पूरा कराएगा तो कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, हाँ ठीक है। एंड ये ऑक्सीजन जब अपना ऑक्टेट पूरा कराएगा तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। नाउ कार्बन क्या करेगा, उसे भी तो अपना ऑक्टेट पूरा कराना है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के 2 और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो ये देखिए इसके बीच में ऑक्टेट पूरा हो गया कार्बन का। सर मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड है, इस साइड में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। एंड देन ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बची हुई है, 2, और इसके पास कितने, 2, ठीक है। तो इस तरीके से बनते हैं मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होते हैं, इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं। अगर हम लोग इथिन मॉलिक्यूल को देखिए तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आता है, इथाइन मॉलिक्यूल को देखें तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो आज आप लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड एज वेल एज आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा।